एक दिन मैं भागते भागते किसी विषय पे अध्यक्ष जी जा रहे थे और मैं पीछे, तो एकदम उन्हें एहसास हुआ कि कोई भागते हुए आ रहा है, तो उन्होंने एकदम पीछे मुड़ के देखा और पूछने लगे हाँ क्या हुआ। मैं वहाँ बेचारी सी खड़ी थी, तो मुझे अध्यक्ष जी ने देख के उन्होंने मुझे आगे बुलाया। लेकिन जिस तरीके से जनता दरबार आप लोग जानते हैं लखनऊ में लगता है, मुख्यमंत्री को भी उनकी नकल करनी पड़ रही है। और मेरी मदर भी अगर पीछे भी कोई उनके बारे में कुछ कह रहा है तो वो सुन नहीं सकती हैं, एकदम गुस्से में जैसे अपने बेटे के लिए वकालत करेंगी, इसी उससे भी मुखर अंदाज से वो अखिलेश जी के लिए वकालत करती हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो अब तो तुम्हें उस पार्टी की सदस्यता लेनी होगी। तब एकदम से ना वो एहसास मन में हुआ कि अरे, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा उनके साथ काम करने के बाद किसी और के साथ अगर काम करा जाए। समाजवादी पार्टी में प्रभावित जरूर आप अखिलेश जी से हुई होंगी। अखिलेश जी को कैसे देखती हैं आप? रोज पार्लियामेंट में रहती हैं, आप चुनावी सभाओं में रहती हैं, तो कैसे अखिलेश जी से आप प्रभावित हुई? कैसे समाजवादी पार्टी? देखिए, क्योंकि मेरा परिवार पहले से पार्टी का हिस्सा था, मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से मैं आई हूँ और जिस तरीके से उनका प्रोत्साहन हमें मिला है, जिन परिस्थितियों में हम थे, तो कई लोगों ने, सबसे पहला जो वाक्य है, तो जब मेरे भाई जेल में थे तभी मैं वापस आई थी और मैंने थोड़ा काम संभाला था। तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा नाहिद हसन को टिकट देना, जब वो जेल में थे, और उनको ना देकर उनकी बहन को दे दिया जाए। तो हमारे भी घर में इस विषय पर बात हुई, चर्चा हुई। लेकिन तब अध्यक्ष जी ने, और हमने तैयारी भी कर ली थी कि अगर ऐसा होगा तो मेरा फॉर्म भर दिया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष जी ने बोला कि नहीं, मैं नाहिद को ही लड़ाऊंगा। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि अपने एक नेता पर इतना भरोसा होना कि आपका जो विधायक है वो जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं सोशल मीडिया या मीडिया पे, एक प्रचार ऐसा उनका कैरेक्टर असैसिनेट किया गया कि ऐसे हैं, ये है, वो है, और मुकदमे हैं, जेल में हैं, ये वो। तो लेकिन अपने आदमी पर जो विश्वास उन्हें था, हम भी यहाँ तक डगमगा गए कि हमने अपनी तैयारी कर ली। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो बात कही, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बात पहली जो थी वो मुझे वो लगी। और उसके बाद से लगातार जैसे मैंने उन्हें देखा, उनका व्यवहार, और मैं सिर्फ उनका नहीं बल्कि डिम्पल मैम का और पूरे परिवार का, तो जिस सरलता से और जिस सौम्यता से वो हम सबसे मिलते हैं, एक परिवार की तरह पूरी पार्टी को, आज भी हम लोग, मैम हमारे लिए लंच लाई थी सब पार्टी के लोगों के लिए। तो इस तरीके से हमने, और हम सभी पार्टियों को वहाँ देखते हैं, तो मैंने नहीं देखा कि और पार्टी के लीडर्स अपने एमपीज के साथ, अपने एमएलएस के साथ इस तरीके से घुल मिल रहे हो। तो एक अपनेपन की बात है। और जितने डाउन टू अर्थ वो लोग हैं, वो देख के आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतना सब मुख्यमंत्री रहने के बाद, कई कई बार मुख्यमंत्री, पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर थे, तो वो लोग इतने सरल हैं कि आप कभी भी उनसे जाके बात कर सकते हैं, आपको कोई अपॉइंटमेंट की उसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने उनका व्यवहार बहुत एनालाइज भी किया है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्योंकि पार्टी में इसलिए कह रही हूँ, लेकिन चाहे शादी हो, चाहे संसद हो, चाहे कोई रैली हो, हर जगह उनका व्यवहार सेम है। ऐसा नहीं है कि कैमरे हैं तो कुछ और है और कैमरे के पीछे से कुछ और है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मेरा टिकट उन्होंने बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया था। तो जो आत्मविश्वास आप में आपका नेता दिखाता है, तो आपका भी मन करता है कि आप फिर और ज़्यादा काम करें। आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, उन्हें मालूम है कि मैं काम कर रही हूँ और मैं और अच्छा करूँगी तो वो बात भी उन तक पहुँचेगी। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट जिस तरीके से उन तक पहुँचती है और वो उसका फिर दिखाते भी हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है पार्टी को, जिस तरीके से वो जब आप पहली बार अखिलेश जी से मिली, जी, पहली बार पॉलिटिकल रूप में, ऐसे तो परिवार में बहुत बार मिली होंगी, जब मिली तो आपको देखकर उन्होंने क्या कहा या आपने उनसे क्या कहा? मैं पहली बार उनसे मिली थी बस पे, जब वो प्रचार के लिए आए थे 2022 में विधानसभा चुनाव में। तो शामली का दौरा था, ठीक, और उस दौरान में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसमें सिर्फ प्रत्याशियों को ऊपर लिया जा रहा था, लेकिन मैं अकेली थी वहाँ पे और मेरे भाई थे नहीं, तो मैं ही उनकी बागडोर संभाले हुए थी। तो जो प्रोटोकॉल वाले होते हैं,
क्योंकि हमारा तब अलायंस भी था, तो लोकदल वाले और तमाम तरह के जो लोग इर्द गिर्द होते हैं, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल वो कर दिया था कि किनारे हटा दिया। हाँ, और सिर्फ प्रत्याशी जाएंगे बस पे। लेकिन फिर मैं वहाँ बेचारी सी खड़ी थी, तो मुझे अध्यक्ष जी ने देख के उन्होंने मुझे आगे बुलाया। फिर तब मेरी उनसे परिचय हुआ, मैंने बताया कि मेरे भाई के लिए मैं प्रचार कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा अरे इसको आगे रखो। तो उन्होंने मुझे, जो लोग मुझे सबसे पीछे कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे सबसे आगे कर दिया। तो उस दिन भी मुझे एहसास हुआ कि मतलब यही लीडर की पहचान है कि आप किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर जो भाव है उसको देखकर समझ जाएं कि उसकी परेशानी क्या है। और शायद मेरे लिए वो बात कोई ना रख पाता, कोई था भी नहीं मेरी पैरवी करने वाला वहां पे, सब अपना सोचते हैं। मैं था प्रचार में उस समय। जी जी, सब अपना सोचते हैं कि मैं दिखूं, मैं आगे बढ़ूं। तो उस प्रोटोकॉल के उसमें मेरी पैरवी करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद देखकर वो चीज़ को समझा और मुझे आगे बुलाया। और फिर मैंने उनसे शिकायत भी करी कि रूट बिल्कुल कैराना को काट दिया है सिर्फ शामली से। तो फिर उन्होंने मुझे आगे आगे रखा, यहाँ तक कि उनके लिफ्ट में उन्होंने मुझे ही चढ़वाया सबसे पहले, वरना और किसी को, सबका रास्ता अलग था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लड़की है, तो मुझे उन्होंने एक अलग ही उस टाइम जगह दी। और मैं कुछ थी नहीं उस टाइम पे, ना मैं चुनाव लड़ रही थी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तो पहली मुलाकात मेरी वहाँ पे थी, और पहला वाक्य जो मैंने आपको बताया चुनाव के टिकट के दौरान का था। और उसके बाद से मतलब लगातार मेरा जो उनके प्रति भाव थे वो बहुत बढ़ते ही चले गए। तो जब आप चुनाव हुआ उस दरमियान तो आप चुनाव तक रही जी, चुनाव लड़ी, उस बीच में फिर उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई चुनाव तक जीतने तक? लोकसभा के नाहिद हसन साहब के यहाँ जब पहली बार, जब जी जी 22 वो आखिरी का दौर था शायद, जब वो रैली हुई थी। उसके बाद फिर जब आप मिली, फिर हम मिले थे जब तो बोले होंगे ए लखनऊ मिलना। जी, फिर लखनऊ में मीटिंग हुई थी जिसमें सभी जो न्यूली इलेक्टेड विधायक थे उन्हें बुलाया गया था। तो क्योंकि मेरे भाई उस टाइम जेल में थे, तो मैं और मेरी मदर गए थे। अच्छा। तो तब भी उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अरे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और भाई के लिए मेहनत बहुत करी। तो तब भी फिर उसके बाद तो मुलाकात वो मेहनत तो मैंने 3 दिन देखा। कैराना और शामली में 3 दिन प्रचार में आपके साथ था। आप मस्जिदों में जाती थी, मंदिरों में जाती थी, गांव-गांव घूमती थी। आपके घर हम लोग सवेरे से आके बैठ जाते थे, आपकी गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगाते थे। एक बार आपने गाड़ी बीच में रोका और पूछा भैया क्यों पीछा कर रहे हो? याद है आपको? असल में तब शुरू में मेरा मीडिया इंटरैक्शन बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और मेरी मदर थोड़ा डर रही थी कि मैं कुछ उल्टा ना बोल दूं। हाँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो मुझे कहती थी अवॉइड करो तुम, और मत करो, तुम कैंडिडेट हो भी नहीं तो कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है, तो अपना प्रचार पे। तो मैं भी वही रखती थी। फिर जिस दिन अमित शाह जी वहाँ आए थे और नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया सब वहाँ पर मौजूद था, तब फिर मेरे भाई का संदेश आया था कि मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कह रहे हैं टीवी पे, तुम में से कोई जवाब मत देना। तो उन्होंने गुस्से में ये संदेश कहलाया था। उस दिन मैंने 24 इंटरव्यू दिए थे उसी दिन। तो वो पहला दिन था कि जब अमित शाह जी आए हुए थे, तब मैंने इंटरव्यू दिए थे क्योंकि मीडिया मौजूद ही थी वहाँ पे। तो उसके बाद से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ, वो भी आखिर के दौर में कुछ 8-10 दिन बचे थे तब। तो बीच हाईवे पे आपने गाड़ी रोक लिया, कहा भैया मेरी गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हो? हमने कहा मैडम एक इंटरव्यू तो दे दो, एबीपी को इंटरव्यू दे दो, मैं पीछा छोड़ दूंगा। तो आपने कहा अब कर ही लो इंटरव्यू, बहुत हो गया। पीछे पीछे गाड़ी जो लेके मुझे प्रचार भी नहीं करने दे रहे हो, मैं जहाँ जा रही हूँ वहां पहुंच जा रहे हो, मस्जिद में पहुंच जा रहे हो, मंदिर में पहुंच जा रहे हो। चुनाव प्रचार में बहुत सारी बातें भी होती है ना, जो आदमी अपने लोगों से बात करना चाहता है। अब मीडिया वहां कैमरा लेके खड़ा हो जाए, सर पे खड़ा हो जाए, तो वो असहज हो जाता है। वही स्थिति आपकी थी। अंत में आपने मुझे इंटरव्यू दे दिया बीच में। हमने कहा चलो अब लखनऊ दिल्ली की तरफ होके इंटरव्यू। ये तो होते है। देखिए अभी भी अमूमन तौर पे भी जब हम अपने लोगों से, क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं, तो किस हालात में क्या बात कही जा रही है उसको मीडिया किस तरीके से दर्शा दे, क्या बवाल उस पे हो जाए, तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
इसलिए बेहतर रहता है ऐसे हम बैठ के बात कर लें और जनता का जो टाइम है वो उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहे। तो मेरा डायलेक्ट भी आ जाता है एक ठेठ। हाँ, काफी ठेठ मेरा डायलेक्ट है। वहाँ हाँ कैसे बोलती? तो कैसे बोलती हैं जरा बताइए। मतलब जो खड़ी बोली है हमारे यहाँ हाँ, की, कैसे? तो अभी तो एकदम से नहीं आएगा, वो अपने आप ही आ जैसे जाता हमें है। बोलना हो तो जैसे एक वीडियो ही चलती है काफी, उसमें हम धरने पे बैठे हुए थे चीनी मिल के उसमें, तो वहां पे गन्ना मिल के उसमें, तो वहां पे मैंने कहा मैं तो बोल लूंगी, तो ये खड़ी बोली का, वरना आप आराम से कह देते हैं बोलूंगी। हाँ, ये एक नॉर्मल वो हो गया, मैं तो बोल लूंगी। हाँ, तो वो थोड़ा, हाँ, तो वो भी मतलब उसी अंदाज में सबसे बात होती है, जमीनी अंदाज में जो हो। तो फिर अखिलेश जी ने आपको देखा मम्मी के साथ, बोला ए ये बहादुर लड़की है, जिता के लाई है। जी नहीं, उन्होंने उनकी ये स्टाइल बड़ी अच्छी है, जी इनको किनारे बैठाओ, अलग करो, बात करूंगा मैं। फिर हम लग गए थे फिर अपने काम पे। वो साल तो बहुत वो रहा कि अभी दादरी रैली के बाद मुझे वो घर में देखे तो हाथ पकड़ लिया, ए क्या बोलना है, क्या बोलना है बताओ। क्या बोलना है बताओ, क्या बताओ, आप ही बताओ कि दादरी रैली में किस लिए कितनी सफल रही, क्या संदेश जाएगा। तो वो उनकी स्टाइल है, एक किनारे बैठाओ, अपनेपन का उनका तरीका है वो। तो नहीं, बहुत हमेशा आत्मीयता से बहुत उससे मिलते हैं। और बस वहाँ से फिर हमारा सफर शुरू हुआ। पहला साल 2022 जो था वो ज्यादा कानूनी प्रक्रिया में गुजरा और साथ साथ क्षेत्र का भी की जिम्मेदारी थी, और उस तरीके से फिर एक अपने आप ही चर्चा उठने लगी कि शायद मैं लोकसभा की चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मैं क्षेत्र में सक्रिय थी। तो वो चर्चा उठते उठते फिर उसी में फिर एहसास भी हुआ कि जब हमें इतना परेशान कर रखा है, हम ही नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन। तो आपको बुलाया अखिलेश जी ने कि तुमको टिकट दूंगा मैं? उन्होंने मेरी मदर को बुलाया था। अच्छा। जी, मैं उनके साथ ही थी, मम्मी के साथ जी। तो उन्होंने उनको कह दिया था लगभग 1-1.5 साल पहले कि आप लड़ेंगे। 1-1.5 साल पहले ही, यानी 2022 के इलेक्शन के बाद 2-4 महीने बाद ही कह दिया था कि इकरा को लड़ाना है मुझे। नहीं, मुझे नहीं। उन्होंने कहा, मेरी मदर ने कहा कि मैं इसको लड़ाना चाहती हूँ, ये मेहनत कर रही है, और तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दूंगा, फिर आप लड़ो या इनको लड़ाओ, वो आपकी इच्छा है। तो वो मेरी मदर का काफी रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं। और मेरी मदर भी मतलब अगर पीछे भी कोई उनके बारे में कुछ कह रहा है तो वो सुन नहीं सकती हैं। अच्छा। एकदम गुस्से में, जैसे अपने बेटे के लिए वो वकालत करेंगी, इसी उससे भी मुखर अंदाज से वो अखिलेश जी के लिए वकालत करती हैं पीछे से। अच्छा। हाँ, अरे कैसे बोल दिया तुमने, हाँ ऐसे कैसे कह रहे हो, और ये तो वो भी मतलब म्यूचुअल वो है। तो उन्होंने मेरी मदर को कहा था, मुझे नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मैं आपको दूंगा, आगे आपकी मर्जी, आप जिसे लड़ाना चाहते हैं। बेटे को लड़ाना है, बेटी को आप खुद लड़ना चाहते हैं। तो ये बात 1-1.5 साल पहले हो गई थी। फिर मेरी मदर ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लड़ूंगी, ये एक्टिव है, और अगर आपको ठीक लगेगा काम के हिसाब से तो, और सर्वे वगैरह पार्टी कराती है, तो फिर आप इसको दे दीजिएगा। तो फिर हमारा गठबंधन भी था उस दौरान, गठबंधन से ही लड़ने का हमारा वो था। एक इमोशनल टच आया था कि शायद आपकी बात हुई कि आरएलडी से आप लड़ेंगी, तो अखिलेश जी ने आपसे कहा कि अब तो तू वहां से लड़ेगी। जी, एक ऐसा कुछ था ना जी, बड़ा भावुक करने वाली बात थी। जी, जब तब तक अलायंस था और हमारी सीट जो थी वो अलायंस के ही उसमें थी, और जैन जी ने मेरा टिकट भी उस तरफ से भी फाइनल हो चुका था। तो हम मिलने गए हुए थे अध्यक्ष जी के पास। इस हिसाब से जैन एंड की बात होगी, सर्दियों की बात थी। तो उन्होंने कहा कि चलो अब तो तुम्हें उस पार्टी की सदस्यता लेनी होगी, आरएलडी की, और अब तो तो तब एकदम से ना वो एहसास मन में हुआ कि अरे मैं तो दूसरी पार्टी में जाना पड़ेगा। अब तक यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ पे सबसे एक अच्छा लगाव हो गया था, अब दूसरी पार्टी में। तो बड़ा मेरा मन वो हुआ था उस वक्त कि
मतलब वहाँ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पिताजी ने उनके साथ भी बहुत काम किया है, लेकिन वो होता है ना मन में कि अच्छा अब ये छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, तो जैसे स्कूल छोड़ के कॉलेज जाते हैं उस तरीके से, तो थोड़ा वो मन में आया कि अरे यहाँ तो सब जानते हैं, मैं सबको जानती हूँ, वहाँ पे कैसा रहेगा। फिर उसके कुछ दिन बाद ही गठबंधन नहीं रहा था, तो तब बहुत लोगों ने कहा कि अब मुश्किल हो जाएगा चुनाव, अब रहने दो, अब मत लड़ो। लेकिन फिर जब एक बात कोई ठान ली तो चुनाव सिर्फ जीत के लिए नहीं लड़े जाते, लड़ने के लिए लड़े जाते हैं। तो ये मेरी अम्मी का कहना था। मेरे अच्छा। तो मेरे भाई थोड़ा उसमें आ गए थे कि पहला चुनाव है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि भाई चुनाव में तो एक की जीत एक की हार होनी ही है, और सारे चुनाव सिर्फ जीत के लिए नहीं होते हैं, लड़ने के लिए लड़े जाते हैं। तो वो बिल्कुल इस बात पे उन्हें, जब हमारे हौसले डगमगाए तब भी मेरी मदर जो थी वो बिल्कुल दृढ़ रही, और वो कहने लगी अगर ऐसी बात है तो मैं लड़ लूंगी, तुम लोग ना लड़ो। हाँ, तुम्हें अगर इतनी चीजें सोचनी पड़ रही हैं तो मेरे नेता के लिए मैं मैदान में मैं रहूंगी, मैं लड़ लूंगी। मम्मी ने कहा, और देखिए रोंगटे खड़े हो गए, कहा कि ना ही दिख रहा, तुमको लड़ना हो तो लड़ो, हाँ। नहीं लड़ना हो तो ना लड़ो। उनका कहना था कि इसमें सोच विचार की क्या बात है, ये तो लड़ना ही है। जब इस लड़ाई को तुमने गले लगाया है तो लड़ना ही है। अब उसमें आंकड़े और समीकरण नहीं देखे जाते, ये जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं साथ, और नेता ने जो विश्वास जताया है तो उस पर तो खरा उतरना ही है, आगे परिणाम कुछ भी हो। तो उन्होंने ये बात कही कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं, तो मैं लड़ लूंगी, लेकिन मैं अपने नेता को निराश नहीं करूंगी। अच्छा, अपने दोनों बच्चों कड़क अंदाज में बोला। बिल्कुल। अच्छा, डांटा भी होगा जी। हाँ, इतने मायूस, इतनी बुजदिली की बात क्यों कर रहे हो। और अच्छा। मुझे कह रही थी कि तेरे पापा तो बड़ा वो करते, इतनी बुजदिली की बात कर दी। तो अच्छा, ललकारा आपको। तो वो इन मामलों में बहुत मतलब उनका जो जहन है बहुत स्ट्रांग है इन चीज़ों में। तो उनके कहने से फिर काफ़ी मन में वो हुआ, और फिर मैंने कहा नहीं, लड़ेंगे, नहीं किस्मत में हुआ तो वो कोई बात नहीं, पर लड़ेंगे ईमानदारी से, पूरे जज्बे के साथ। और फिर शुरुआत हुई तो लोग जुड़ते चले गए, और जितनी जीत हमने गठबंधन के साथ भी शायद ना सोची हो, उससे बड़ी जीत हमें अपनी पार्टी से हासिल हो गई। आपने कहा ना 36 बिरादरियों ने, मुझे जी बहुत इस वक्त चर्चा में है जी। वो क्या था 36 बिरादरियों का? भी आपने कहा ना हमारी जीत में सामाजिक व्यवस्था में जैसे उसमें सारी बिरादरी, छोट बड़ाई की कोई बात नहीं है, पर जितने भी हमारे यहाँ अलग अलग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सब जगह पहुंची और मुझे सब जगह से आशीर्वाद मिला, वोट मिले, चाहे 5 मिले हों, 10 मिले हों, 2 मिले हों या 100 मिले हों, लेकिन हर समाज से मुझे वोट मिला है। ये चीज मैंने खुद अपने बूथ के आकलन में देखी है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जहां से वोट ना मिला हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। और एक ऐसे क्षेत्र में जहां 2013 के दंगे हुए थे, जहाँ चीज़ों को हमेशा ध्रुवीकरण करके राजनीति पे लाया जाता है, वहाँ से वहाँ के लोगों का मुझ में इतना यकीन और विश्वास जताना कि मैं एक नई लड़की थी, मुझे उन्होंने अपनाया, आशीर्वाद दिया, तो जीत से बड़ी जीत ये है कि वो सब लोग एक साथ आए मुझे जिताने के लिए। आपने कहा ना 36 बिरादरियों ने मिलकर मुझे जिताया है, और अगर पूरे प्रदेश में ऐसा हो जाए तो फिर क्या बात थी, क्या था वो? फिर हम जरूर जीतेंगे 27, मुझे उम्मीद है। क्योंकि देखिए सबका सम्मान जरूरी है। अक्सर कर ये जो सरकार है सम्मान देती है और फिर छीन लेती है। तो नेतागिरी में और एक इतने बड़े देश की, प्रदेश की राजनीति संभालने में दिल बड़ा होना चाहिए। आपको सबको संजो के रखने की कोशिश है। शायद कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन आपकी कोशिश तो नजर आनी चाहिए। आप कुछ लोगों को बिल्कुल ही दरकिनार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बस नफरत के बीज बोएंगे, किसी को भी कुछ भी कह देंगे और जीत लेंगे, क्योंकि आपका जो एजेंडा है वो, उससे आपको लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम करके जीत ही लेंगे। तो ये एक बहुत गलत सोच है, और इसका नुकसान हमारे समाज में हर व्यक्ति झेल रहा है। क्योंकि जब उनको पता है कि वो इस एजेंडे पे, उनके मन में वो गुमान है कि इस एजेंडे पे जीत ही जाएंगे, तो किसी के लिए काम करने की फिर जरूरत ही नहीं है। तो
आज आप देख लीजिए क्या हमारे स्कूल का हाल है, सरकारी जो स्कूल हैं, क्या हमारे अस्पतालों का हाल है, लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, शिक्षा मित्र, वित्त विहीन जो हमारे शिक्षक हैं, डॉक्टर्स नहीं है, सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, कानून व्यवस्था नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा ढोल पीटते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कहीं भी नहीं है। 2022 की जो आखिरी एनसीआरबी का डेटा है उसमें महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ ही रहा है, और ये सिर्फ वो केसेस हैं जो दर्ज होते हैं, जो दर्ज नहीं हो रहे उनका तो और आंकड़ा बड़ा होगा। तो ना तो लॉ एंड ऑर्डर है, किस तरीके से सभी महापुरुषों का अपमान हो रहा है, सबकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। आखिर महापुरुष तो सभी के हैं, सब उन्होंने समाज कल्याण के हित में ही काम किया है। तो अब वहाँ अहिल्या भाई होलकर जी की मूर्ति को तोड़ा गया, जगह जगह से अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ने के वाक्य सामने आते हैं। तो लगातार इस तरीके से आप लोगों को अपमानित कर रहे हैं। शंकराचार्य जी को कितना अपमानित किया गया, तो आप सम्मान किसका कर रहे हैं? आप सभी को तो अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बस आपको ये घमंड है कि लेकिन फिर भी बाद में हम हिंदू मुस्लिम कर देंगे और जीत जाएंगे। तो इस घमंड को हम सबको मिलके तोड़ना होगा, मुस्लिम हो, हिंदू हो, 36 बिरादरी हो, हम सबको साथ आके इस घमंड को तोड़ना होगा। तो यही मेरा कहना था वहाँ पे कि 36 बिरादरी जब साथ में आएगी अपने अपने सम्मान के लिए, तो हमें वो घमंड तोड़ना होगा। और बहुत मुश्किल नहीं है सबका सम्मान करना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारा देश तो उसके लिए जाना जाता है, लेकिन ये अपने घमंड में लोगों का अपमान कर रहे हैं। तो ये अपमान को अब जनता उसका जवाब देगी। अच्छा, आप अपने नेता अखिलेश जी को देखती हैं पार्लियामेंट में, अन्य पार्टियों के भी सारे नेता हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, राहुल जी हैं, सभी पार्टियों के बड़े नेता वहाँ पे मौजूद हैं। अखिलेश जी में क्या अंतर देखती हैं आप? पार्लियामेंट में जब आई, नज़दीक से हर सत्र में आप रोज उनके साथ बैठती हैं, बात करती हैं, तो क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? क्या समझ में आता है जो पहले सुना था और अब हकीकत में देखने में? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि एक तो जिस लेगेसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी की लेगेसी के साथ, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है सदन में जो उनका सम्मान ना करता हो। तो अक्रॉस पार्टी एक वो सम्मान के नज़रिए से ज़रूर देखा जाता है, और दूसरा स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का एक स्वभाव है। सिर्फ आप आंकड़े, समीकरण और उन चीज़ों पे नहीं, कई बार आपका व्यवहार, आपका स्वभाव उन सब चीज़ों को मात दे देता है जो पेपर पे हम लिखते पढ़ते हैं। तो वो स्वभाव, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, अखिलेश जी का जो स्वभाव है, तो वो अपने आप में उन्हें वो कद देता है जिसका सब सम्मान करते हैं। और दूसरी बहुत अहम बात जो है, एक्सेसिबिलिटी। मतलब मेरे नेता मेरी बात सुनने को कहीं भी मैं उन्हें रोक सकती हूँ, मैं उन्हें सदन में जाके डायरेक्ट अपनी बात कह सकती हूँ। तो ये जो एक चीज़ होती है, ये सब नेताओं के साथ नहीं हो पाती है। कहीं कहीं लोग अपने नेताओं से नहीं मिल पाते। तो जब तक आप अपनी परेशानी को, अपनी कठिनाई को अपने लीडर को नहीं बता सकते, तो आपको वो जुड़ाव ही महसूस नहीं हो पाता। एक दिन मैं भागते भागते किसी विषय पे, मुझे अध्यक्ष जी जा रहे थे और मैं पीछे, तो क्योंकि संसद का जो कॉरिडोर है वहाँ पे आवाज़ बहुत आती है, तो उस आवाज़ से ही उन्होंने एकदम, उन्हें एहसास हुआ कि कोई भागते हुए आ रहा है। तो उन्होंने एकदम पीछे मुड़ के देखा और पूछने लगे, हाँ क्या हुआ? और मैंने उनसे कहा 2 मिनट आपसे कुछ बात करनी थी। वहीं के वहीं कॉरिडोर में खड़े होके 2 मिनट मैंने अपनी बात उन्हें कही। तो इतना इजी जब आपका एक्सेस होता है अपने नेता के लिए, आपके नेता का आपके लिए, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ये मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से लोगों को मिलता है। कंगना जी को अपने बर्थडे पे अपॉइंटमेंट मिला है प्राइम मिनिस्टर से, तो हमें वो ज़रूरत नहीं महसूस होती। इस बात का हमें गर्व है। अपॉइंटमेंट मिला है, बर्थडे पे मिल सकें जी अपने नेता से, जी, ये आपके यहाँ नहीं है? हमारे यहाँ नहीं। हम कभी भी जाके अपने नेता से मिल सकते हैं। कोई भी ऐसी बात हो, ऐसी परेशानी हो, तो हम उन्हें रोक के कह सकते हैं। और जिस आत्मीयता से वो न सिर्फ नेताओं से बल्कि और लोगों से भी, जिस तरीके से आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जनता दरबार आप लोग जानते हैं लखनऊ में लगता है, सभी लोग मिलते हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को भी उनकी नकल करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री को भी? हाँ हाँ, अच्छा, जी। कैसे?
क्योंकि देखिए उनके पास वो पद है, वो पावर है जिसका इस्तेमाल करके वो डायरेक्ट संवाद करके लोगों की परेशानियों का हल कर सकते हैं। पर लोगों का विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में इतना है कि आज वो मुख्यमंत्री नहीं भी हैं तो भी लोगों के पास उनसे ज़्यादा जमावड़ा हमारे अध्यक्ष जी के पास है कि लोग जाते हैं अपनी समस्या को लेकर, अपनी बात को रखने के लिए, और उन्हें वो आत्मविश्वास है कि अगर उन तक ये बात पहुंची तो कैसे भी हो इस चीज़ का समाधान होगा। और जब मुख्यमंत्री वो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 27 में बनेंगे तो तब तो बिल्कुल सभी लोगों का उसी तरीके से ध्यान रख, जितनी मेरी उम्र है या मेरा राजनीतिक जो अभी मेरा सफ़र भी उतना नहीं हुआ है, जर्नी जितनी भी है, उतने वक्त में जितना प्रोत्साहन, जितना आशीर्वाद और जितना उनकी तरफ से आगे बढ़ने, वो जिस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो मेरे लिए तो और किसी के बारे में सोचना या देखना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा उनके साथ काम करने के बाद किसी और के साथ अगर काम करा जाए, क्योंकि जो सरलता, जो आसानियत यहाँ पे महसूस होती है, एक अपनापन महसूस होता है, वो मुझे नहीं लगता और कहीं हो सकता है। कहीं और छोड़ के जाने की सोच ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। सोचिए कभी? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, जो कल्चर की बात हो रही थी, एक सभ्यता की बात हो रही थी, डिम्पल जी के साथ आप पार्लियामेंट में रहती हैं, उनकी सादगी, उनकी सौम्यता, उसकी चर्चा कॉरिडोर में रहती है कि लोग देखो यार कितने दिन से हैं और ऐसे ही हैं। आप लोगों ने क्या सीखा उनसे? बिल्कुल यही हमेशा मतलब उनसे भी बात करना, बहुत प्यार से वो खुद आके बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या चल रहा है, सब ठीक है। और मतलब हमने देखा है लोगों को वहाँ पर पहुँचकर लोग संभाल नहीं पाते हैं उस पावर को, लेकिन जिस तरीके से इतने लंबे वक्त से वो खुद भी सांसद हैं और वो जिस तरीके से, जिस सरलता से, कोई बनावट, कोई किसी किस्म का वो नहीं, वो जैसे अपने आप को कैरी करती हैं, जैसे पूरी पार्टी को एक तरीके से जब अध्यक्ष जी नहीं होते वो कैरी करती हैं, तो सबसे पूछना, सबके हालचाल जानना, सबकी परेशानी, सबसे बात करना, तो कई बार खुद से आपकी हिम्मत नहीं हो पाती कि आप जाएं बात करें, लेकिन जब सामने से लीडर आपसे बात कर रहे हैं तो आप दो चीज़ फालतू अपनी बात बता देते हैं, तो वो हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखते हैं और उनसे जिस तरीके से वो जिस ग्रेस के साथ अपने आप को कैरी करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको लगता है कि एक बड़ी बहन, एक गार्जियन के रूप में वो जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी अपनी बातों को रखना, बिल्कुल उनसे घर पे जाके मुलाकात कर सकते हैं, उनसे सदन में मुलाकात कर सकते हैं और कोई भी अपनी बात हो, अपने मन की बात उन्हें बताई जा सकती है और कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन जरूर निकलता है। कोई एक वाकया जो इतने दिन में आप मिल रही हैं? कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग मुझसे सिफारिश कर रहे थे, उनसे मुलाकात की, तो मैंने उनसे बात करी और उन्होंने बुलाया, बिठाया। फिर एक हमारे पार्टी के लिए ही हम एक रिसर्च का वो बना रहे थे जिसमें कई बार उनसे बात हुई, तो उन्होंने बहुत साथ दिया उसमें हमारा और उन्हीं की वजह से वो चीज़ फिर पॉसिबल हो पाई। एक रिसर्च टीम हमारी बनी तो जिससे हम सबको फ़ायदा हुआ, हम सब के जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है पार्लियामेंट में उसको काफ़ी बल मिला। तो ये बात हमने अध्यक्ष जी को ना कहकर डिम्पल मैम को कही और उन्हीं के द्वारा ये सब चीज़ें सरल हो पाई। पार्टी में आपके साथ धर्मेंद्र जी भी रहते हैं, मुख्य सचेतक। जी जी जी, वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। हम बहुत परेशान करते हैं। अच्छा जी, कैसे? क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हर डिस्कशन पे, तो और क्योंकि ऊपर वाले की दया से आज हमारे 37 सांसद हैं, तो सबको टाइम चाहिए होता है, वो टाइम थोड़ा है, चाहिए सबको, तो इसलिए उन पे हम बहुत बर्डन डाल देते हैं कि हमें भी दे दो टाइम भैया, हमें भी। वो बेचारे इस चीज़ का मैं बहुत उन्हें क्रेडिट देना चाहती हूँ कि फिर भी वो कैसे सबको संभाल के, सबकी जिसको जिस टॉपिक पे बोलना है वो सब चीज़ों को वो पूर्ति करते हैं। अपने आप में एक अलग सहनशीलता है उनमें। हंसते रहते हैं, मैनेज कर देते हैं सब। बिल्कुल, निराश नहीं करते। हाँ। इसमें नहीं तो अगले में, मतलब जिस तरीके से वो मैनेज करते हैं, मैं खुद सोचती हूँ अगर मैं उनकी जगह होती और इतने सारे लोग होते और 40 मिनट का टाइम है,
आप कैसे देंगे, 3-4 मिनट में कोई बात भी नहीं रखी जाती। तो वो अपने आप में जैसे वो हर चीज को मैनेज करते हैं, बहुत बड़ी बात है। सीनियर लीडर भी हैं जी, जो उनसे उम्र में भी बड़े कई हैं। बार वो बेचारे अपना टाइम काट देते हैं हाँ। कि चलो मैं नहीं बोल रहा, तुम ही लोग बोल लो। तो वो भी एक जो सैक्रिफाइस वो करते हैं हम हमारे लिए, खासकर जो हम यंग लोग हैं उन्हें वो जरूर, चाहे उन्हें अपना टाइम काटना पड़े, हमें मौका जरूर दे देते हैं। मौका देते हैं। अच्छा, बोलते हैं, बहुत वायरल भी होते हैं, बहुत एग्रेसिव रहते हैं। जी, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और जिस तरीके से पार्टी की आइडियोलॉजी को, पार्टी की जो हमारी सोच है उसको आगे रखते हैं, और किसी भी बिल पे हो या किसी चर्चा पे वो जिस तरीके से पार्टी का पक्ष रखते हैं, वो उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है कि दबना नहीं है, किस तरीके से अपनी बात को रखना है। तो उम्मीद है धीरे धीरे और सीखते सीखते उनकी तरह हम भी कर पाएंगे। अखिलेश जी जैसा कैप लगाते हैं, लाल टोपी, वैसे वो भी लगा के रहते हैं साथ ही साथ। बिल्कुल है, कहते होंगे कि हमें भी, तुम लोग भी लगाओ। नहीं, हमें नहीं कहते हैं, लेकिन मतलब काफी लोग लगा ही लेते हैं। अनुशासन, महिलाएं तो नहीं लगाती है मेरे हिसाब से। जी। अच्छा, आपकी दोस्त या आपके साथ की प्रिया सरोज जी वो भी मुखर रहती हैं, क्या कहेंगी? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हम कुछ यंग लोग हैं तो अच्छा रहता है, हम लोग आपस में घुलते मिलते, एक सोच मिलती है आपस में। तो वो एक अच्छा हमारी पार्टी में वो रहता है। हम 3 लोग हैं और उसके अलावा भी सदन में काफ़ी यंग लोग हैं जिनके आपस में पार्टियां कोई भी हों, लेकिन कम से कम आपस में हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। और पुष्पेंद्र सरोज हैं, जी, नए हैं, यंग हैं। जी जी, वो भी नए उभरते नेता हैं। जी, यंगेस्ट वो ही थे हमारी पार्टी से, और वैसे भी मुझे लगता है रिकॉर्ड है उनके नाम पे। तो दोनों ही लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप सदन में देखती होंगी, पहले आप लंदन में थी, स्कूल में थी, तब से गांधी परिवार और प्रियंका गांधी के बारे में सुन रहे हो, क्या आप देखती हैं, नज़दीक से बात होती है, कुछ कहती हैं, सुनती हैं? जी, उनको ज़रूर देखते हैं, जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं उनको, और वो बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे लगता है कि अपने आप में जिस तरीके से वो भाजपा का सामना करते हैं और जिस तरीके से वो बातों को रखती हैं, मुझे वो बहुत प्रभावशाली लगता है, क्योंकि वो भाजपा को उन्हीं के पिच पे जाके हराते हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो सीखने को मिलती है। हमेशा वो जो उन्होंने नेहरू जी के बारे में कहा कि एक बार चर्चा करके बात ख़त्म करो, तो वो एक, उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी के पास कुछ कहने को बचा था। तो उनमें वो जो क्वालिटी है, एक नेचुरल एबिलिटी है काउंटर करने की चीज़ों को, तो वो बहुत प्रभावशाली लगती है। काउंटर कर देती वहीं पे, जी, उन्हीं अंदाज में, उसी ज़मीन पे जाके। बिल्कुल। अच्छा, तो आप सीखती हैं उन सब चीज़ों। जी, कभी बात हुई आपकी? जी, बहुत संक्षिप्त में, लेकिन 1-2 बार हुई है। कभी मिली आप तो उनसे, आपने कुछ कहा या उन्होंने आपसे कहा एक दूसरे की प्रशंसा में? जी, मतलब मैंने ही कहा था जी। और वो जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे उनका जब भाषण हुआ था उसके बाद, तो वो बहुत प्रभावशाली उनका भाषण था, और तब हम सब ने जाके उन्हें मुबारकबाद दी थी। अच्छा। जी। राहुल गांधी? उनसे भी हुई है, एक आध बार मुलाकात हुई है, और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब क्योंकि मैं खुद बहुत ट्रोल्स का आजकल सामना करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल जी को लगातार इतने लंबे वक्त से टारगेट करके एक पूरी मशीनरी ने कैसे उनके पीछे लगे हैं, और उसके बाद वो उभर कर आकर अपनी बात पर अडिग हैं, खड़े हैं और लड़ रहे हैं। परिणाम कुछ भी हो, कम से कम हौसले तो नहीं उनके टूटे, तो वो भी एक अपने आप में सीख है। वो चीज़ मैं हमेशा उनमें देखती हूँ कि कोई सामने से कुछ भी कह रहा है, वो उनका जो उन्हें जो चीज़ गलत लगती है उसके खिलाफ वो बोलेंगे। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब मैं ट्रोल होती हूँ बहुत ज़्यादा, काफ़ी परेशान हो जाती हूँ, तो मैं अक्सर उनके बारे में सोचती हूँ कि कहाँ उनका परिवार और किस तरीके से उनका परिवार राजनीति में रहा है, और आज एक आईटी सेल और एक एजेंडे के तहत उन्हें किस तरीके से टारगेट किया गया पिछले, लेकिन उससे वो किस तरीके से उभर भी गए। तो ये अपने आप में आदमी को जब खुद वो चीज़ फेस करनी पड़ती है तो सोच के उससे सीख ज़रूर मिलती है। आपको लगता है राहुल गांधी फाइटर है? जी, बिल्कुल, है ना? मुझे लगता है वो फाइटर हैं और ईमानदार और
अपनी आइडियोलॉजी पे खरे हैं वो, है ना। और जिद्दी भी हैं अपने। जिद होनी भी चाहिए नेता में, मुझे लगता है थोड़ी। जब तक आप अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ेंगे, अगर आपके उसूल इतने ढुलमुल हैं कि आज आपको किसी ने कुछ कहा, कल कुछ कहा, तो आज आप इधर हो गए, कल उधर हो गए, तो वो कोई ठीक बात नहीं है। तो मुझे लगता है जिद्दी और अपने उसूलों पर अड़ने वाला तो होना चाहिए नेता। राहुल गांधी दिल से राजनीति करते हैं, महसूस किया आपने? जी, है ऐसा? जी, आप लोगों ने फील किया? बिल्कुल किया है। कभी कभी हमें लगता भी है कि थोड़ा टैक्टफुली और कर लें, तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि उनका तरीका और जिन चीज़ों से वो उभर कर आए हैं, वो अपने आप में एक बहुत सब्सटैंशियल चीज़ है। प्रियंका चतुर्वेदी भी आपके साथ थी, जी, क्या कहेंगी? वो उनको भी मैं बहुत फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी बात को मीडिया के समक्ष हो या किसी बिल पर हो, तो बहुत पहले से हम उन्हें देखते हैं। कुछ पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जिनको आप देखते हैं पहले से, जिनसे आप सीखते हैं, तो उनमें बिल्कुल उनका नाम है, ज़रूर है। सुप्रिया सुले जी हैं, वो जिस व्यवहार से सबसे मिलती हैं और जिस तरीके से वो सदन में अपनी बात रखती हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करते हैं, लेकिन वही एक बहुत सौम्य सरल अंदाज में, बिना चिल्लाए, बिना हंगामा किए, लेकिन उनकी बात पहुंच जाती है उसी तरीके से जैसे वो चाहती हैं। तो मुझे उनका वो अंदाज बहुत अच्छा लगता है और उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जब मुझे लोग बरगला रहे थे कि हल्ला और चिल्ला के करो, तो उनका एक उदाहरण मेरे सामने था कि नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है। सुप्रिया सुले से। जी, सुप्रिया सुले जी। और प्रियंका चतुर्वेदी से एक स्टाइल और नहीं, उनका जो देखिए, कोई भी जटिल बिल है या कोई पॉलिसी है, उसको आप अगर विरोध कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जनता तक हम उसका एक सरल संक्षिप्त वो कैसे पहुंचाएं। जी जी। तो वो बहुत अच्छे से करती हैं। कोई भी सवाल का जवाब बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में, एक नुआंस्ड और सरल अंदाज में वो देती हैं, जो बहुत अच्छा है। महुआ जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो जिस तरीके से, फियर्स तरीके से जैसे अटैक करती हैं, तो वो अपने आप में मतलब एक मास्टर क्लास है। और उनकी स्पीच हमेशा मतलब कई बार आपको एजुकेट करती है, न सिर्फ विरोध कर रही हैं पर वो एजुकेट भी करने का काम करती हैं। जब वंदे मातरम पे वो बोली थी, तो उन्होंने पूरा डिटेल बैकग्राउंड से लेकर पहले दिया, फिर उसको काउंटर किया। तो बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता थी, मुझे उनकी स्पीच के माध्यम से पता चली। तो पर उनका अंदाज ऐसा है जो मैं शायद कॉपी नहीं कर सकती, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत अच्छा बोलते हैं। सयानी घोष जी, उनका एक बड़ा वो भी यंग है, मेरी फ्रेंड हैं, और उनका अलग ही अंदाज है। वो बिल्कुल एक जो आम आदमी तक पहुंच सके बात, जिस अंदाज में आम आदमी समझ सके, उस तरीके से उस बात को कहती हैं। एक बिल ग्रांट्स पे वो बोली थी, बड़ा ही सोचा जाए अगर तो काफ़ी डल टॉपिक था, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने बोला, एक काफ़ी डल टॉपिक को उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग और चर्चित कर दिया था। तो उनका भी अपना एक अच्छा अंदाज है। कंगना रनौत जी, वो एक्ट्रेस हैं, मुझे लगता है थोड़ी पढ़ाई और बेहतर कर लें अगर सदन में आने से, तो शायद कुछ बेहतर कर पाएं। एक ये यहाँ नाटक तो नहीं चल रहा है, यहाँ चर्चा तो असल मुद्दों पे हो रही है। तो एक एजेंडे के तहत, एक नाटकीय रूपांतर के तहत वो कुछ एजेंडे लेके आती हैं। उनकी बात कभी मतलब क्या बात वो कह रही हैं, कहाँ लगाना चाह रही हैं, वो सब मिसिंग रहता है। बस वो अपना एजेंडा ज़रूर रखती हैं आके। पार्टी तो उनको बहुत बुलवा रही है। जी, पार्टी वो उनकी पार्टी का विषय है और आइडियोलॉजी है उनकी। हम तो उसमें उस विचारधारा से वैसे भी वाकिफ नहीं हैं और उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो लेकिन उनकी वैसे भी एज अ पार्लियामेंटेरियन अगर हम पार्टी से अलग देखें, तो उनकी बातें सारी उलट पुलट लगती हैं मुझे। हर चीज़ में देखिए, हर चीज़ में आप कांग्रेस को दोष ठहराएंगे। अब 10-15 साल से आपकी सरकार चल रही है। हम यहाँ हिस्ट्री के स्टूडेंट तो नहीं है, मैं तो हूँ, लेकिन हिस्ट्री की क्लास तो नहीं चल रही है कि आप सारी चीज़ों को वहाँ से जोड़ा जाए। अगर अब हम उनसे जवाब मांगेंगे तो आपसे जवाब कब मांगेंगे, जब आप बाहर हो जाएंगे सरकार से।
फिलहाल तो आपको काम करना है और 10-15 साल एक लंबा कार्यकाल है। आपको अपनी नीतियों पे जवाब देना चाहिए। आप कहाँ नेहरू जी पे और उन पे पहुंच जाते हैं, वो टाइम चला गया। अब आप अपनी बातें बताइए। उनका हमेशा घुमा फिरा के इंदिरा जी ने ये कर दिया था, नेहरू जी ने ये कर दिया था, तुमने ये कर दिया था। अभी भी अगर कांग्रेस से ही सवाल होंगे तो भाजपा से कब होंगे? एज ए एक्ट्रेस आप उन्हें देखी हैं? जी, कौन सी मूवी पसंद है उनकी? क्वीन काफी अच्छा उन्होंने उसमें अभिनय किया था, तन्नू वेड्स मन्नू में। तो वहां तक ही ठीक है वो। वहां तक बॉलीवुड जी। एज ए एक्ट्रेस ठीक एक्टिंग करती हैं। हाँ, एक्टर अच्छी हैं जी, सही अच्छा काम करती थी वहां पे। लेकिन सदन में जैसे आप सिर्फ रैली एक अलग चीज है, वहां आप अपने एजेंडे को उठाइए, वहां आप अपनी पार्टी की बात को रखिए। लेकिन जब आप एक इतने बड़े सदन में हैं जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, जहां आपको सही बात करनी है, इंसाफ की बात करनी है, वहां भी आप एजेंडे की ही बात करेंगे अपनी, तो वो बात अच्छी नहीं लगती। आप पॉलिसी पे बात करिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक किरदार दिखाइए। उसमें आप जो जिस तरीके से आप कांग्रेस को टारगेट कर करके हर बार, ठीक है एक आध बार आप वायरल हो सकते हैं, लेकिन हर बार वो एक ओछापन दिखता है फिर कि आपके पास कोई आपने कोई बैकग्राउंड इसकी स्टडी नहीं करी है, कोई तथ्य नहीं है आपके पास वही घिसी पिटी कांग्रेस ने ये करा था वो करा था। तो वो रेपिटेटिव जब आपका एजेंडा दिखने लगता है तब मजा नहीं आता। एज ए पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी? जी, मैंने उन्हें देखा नहीं, मेरे राजनीति से पहले वो रही हैं। तो पर वो उस तरह की जो अग्रेसिवनेस है वो मुझे ठीक नहीं लगती है पर्सनली। और वो भी मतलब एक एजेंडे के तहत जैसे उनका रहता था, जो हमने देखा है टीवी के माध्यम से। तो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो एक्ट्रेसेस हैं वो एक अंदाज में कटाक्ष करते हैं। तो वो अंदाज उतना अग्रेसिव होना, उतना उस तरीके से टारगेट करना, और जिस तरीके से एक बार मुझे याद है उन्होंने सोनिया गांधी जी को जैसे टारगेट किया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। एक गरिमा होती है इस काम में, खास तौर पर जब आपको सब देख रहे हैं तो आपको एक गरिमा से, ग्रेस और डिग्निटी से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि सारा देश आपको देख रहा है। तो मुझे वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अभी मुझे फिलहाल वही वाक्य याद आ रहा है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा, उम्र में भी बड़ी हैं और औहदे में भी शायद कई बार की वो सांसद हैं, तो इस तरीके से किसी को कहना मेरे नज़र में सही नहीं है। सोनिया गांधी की बात आपने की, सोनिया जी? देखिए उनकी कहानी मुझे पूरा अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, कैसे वो बाहर से आई थी, वो अपने पति का किस तरीके से उन्होंने साथ दिया, फिर उनकी मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने पूरे परिवार को और पूरी पार्टी को और सब लोगों को संभाला, और आज तक जैसे वो राजनीति को संभालते हुए आ रही हैं। मुझे अगर उनके उसमें अपने आप को रखूं मैं उनकी जगह पे, तो बहुत ही मुश्किल उनकी जर्नी रही होगी, लेकिन उसको निभाना अपने आप में वही एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो पसंद है काफ़ी। और हमेशा एक जो प्रेसिडेंट के यहाँ ब्रेकफास्ट होता है उसमें मुझे मौका मिला था उनके साथ उसी टेबल पे बैठने का। तो अब काफ़ी एज हो गई है उनकी, तो बहुत स्वीट और बहुत अच्छी लगी। और हमेशा मुझे लगता है उनको हमने उसी तरीके से देखा भी है, एक सरल स्वीटनेस के व्यवहार में उन्होंने राजनीति को सीखा और आगे बढ़ाया। और एक ऐसी जगह की राजनीति जहाँ की आप भाषा भी न जानते हो, और जहाँ इतनी प्रकार की भाषाएं हैं, इतने प्रकार के कल्चर, हर 10 किलोमीटर पे डायलेक्ट बदल जाता है। तो उस देश को आपको समझना, वहाँ की राजनीति को समझना, उसको आगे बढ़ाना, और आई थिंक हैट्स ऑफ। ओवैसी साहब? ओवैसी साहब बहुत ही ज़बरदस्त पार्लियामेंटेरियन है मेरे हिसाब से। जब भी वो बोलते हैं मैं बैठ के ज़रूर सुनती हूँ और बहुत उनसे सीखने को मिलता है। उनका बहुत ही इन्फॉर्म्ड इंटरवेंशन रहता है हमेशा, किसी भी बिल पे हो, किसी भी मुद्दे पे हो, जो एंगल वो लेके आते हैं वो पॉलिसी के बेस पे, जैसा मैं कह रही थी कि
वो बैरिस्टर हैं तो वो बात झलकती है कि जो पॉइंट वो पकड़ते हैं वो शायद और कोई पकड़ भी नहीं पाता है, और फिर जिस अंदाज में वो उसे पॉलिसी के बेसिस पे काउंटर करते हैं तो वो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नो डाउट मतलब वो बहुत ही अमेजिंग पार्लियामेंटेरियन है और बहुत अच्छा उनका वहाँ पे वो रहता है। राजनीतिक वो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो बहुत मैटर करता है। मायावती जी, बहन जी? मायावती जी देखिए, उनका भी किरदार अपने आप में बहुत बड़ा किरदार रहा है, और आज जो भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन उनके लिए भी महिला पॉलिटिशियंस के लिए मेरे मन में थोड़ी अलग बायस है। चाहे इंदिरा गांधी जी हों, मायावती जी हों, ममता जी हों, तो जब एक महिला लीड करती है तो वो किन किन संघर्ष से निकल के वहाँ तक पहुँचती है, वो मतलब वो झलकता है। तो जिस पावर के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ उन्होंने लीड करा, और जो मतलब उन्होंने बदलाव लाए वो, और जिस समाज से वो आते थे, तो कैसे उन्होंने उस समाज को संजो करके मुख्यमंत्री तक के पद पर वो पहुंचे। कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी कदम कदम पे। मैं समझती हूँ, आज मैं खुद झेलती हूँ कि लोग आपको काटने पे लगे रहते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद वो जहाँ तक पहुँची और जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया, एग्जाम्पलरी है वो। 4 बार सीएम रही जी। अपने समाज के लिए आपको लगता है कि उन्होंने बहुत किया, एक नया मतलब दौर लिख दिया उन लोगों के लिए? जी बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया। जब वो पावर में थे तो उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत काम किया, और होना भी चाहिए। आपको जो लोग चुन के भेज रहे हैं, आप उनके काम नहीं आ सकते तो फिर क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने काम किया है और उन्होंने वो पहचान बनाई है, तो वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। ममता बनर्जी को लड़ते हुए आपने देखा? अरे वो तो फाइटर हैं, उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब जिस तरीके से वो एक साधारण कॉटन की साड़ी में चप्पल पहन के जब वो सड़क पे निकलती हैं, तो वो जो एक विजुअल आपके दिमाग में उतरता है एक दबंग फाइटर लेडी का, तो उससे बहुत मन खुश होता है। एक हौसला मिलता है हम जैसे लोगों को कि इंदिरा गांधी जी कह लीजिए, बहुत लोग उनकी राजनीति के बारे में बहुत ओपिनियन रखते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले अगर मैंने किसी महिला को उस पद पे, उस ओहदे में, उस जगह देखा था तो वो उन्हें देखा था। हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी। महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जब तक आप किसी महिला को वहाँ देखेंगे नहीं तो आप में खुद भी वो हौसला नहीं आएगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मेरे जहन में जो महिला थी वो इंदिरा गांधी थी, और उनके बाद बहुत सारी जिन महिलाओं का हमने जिक्र किया वो भी हैं, लेकिन सबसे पहले वो थी। और जिस तरीके से मतलब आज भी काफ़ी वो वीडियोस चल रही हैं कि उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह दिया था कि हम घुटने नहीं टेकते हैं, हम आपको जो भेजनी है भेजो, हम लड़ेंगे। तो मतलब अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना, अपने देश पर वो आत्मविश्वास होना, और एक इस तरीके से लीड करना। और उनके बारे में भी कई बातें कही जाती थी, तरह तरह के नामों से पुकारा जाता था। तो अक्सर कर महिलाओं को ये झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद लीडरशिप दिखाना और इस तरीके से दिखाना, वो अपने आप में एक अलग बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या सीखा आपने? देखिए, काफ़ी एज हो गई है उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरीके से भाषण देते हैं लंबा लंबा, तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि 2-2.5 घंटे से बोल रहे हैं, तो मतलब इस उम्र में उतनी सारी चीज़ें, वो एजेंडे सारे अपने याद रखना और वो रखना, तो मुझे लगता है एज के हिसाब से बड़ी बात है। फिट भी है? जी हाँ, फिट भी लगता होगा कि फिट, चमक भी है एक। हाँ जी, उनका चेहरा बहुत चमकता रहता है। शायद मशरूम का कमाल है। पता नहीं हमें, लेकिन ऐसा है। वो बड़ा महंगा वाला मशरूम रहता है, लोग कहते हैं। हाँ जी, हमने सुना है। हाँ। और उसका असर देखने को मिल जाता है, चमक रहता है चेहरे पे। नजदीक से आप लोग तो देखती होंगी ना पार्लियामेंट के अंदर। जी। कभी मशरूम काम तो कर रहे हैं। चर्चा होती है क्या पार्लियामेंट में? नहीं, तो मतलब सुने थे, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही मीडिया से ही सुनने को मिला था। तो जो सुना था वो पार्लियामेंट में देखा। जी। ग्रेस रहता है पूरा, चमक। जी। नजदीक से कभी बात हुई? नहीं। बात ही नहीं हुई। नमस्ते भी नहीं हुआ?
बस जब शायद शपथ लेने जब जा रहे थे तब जितना हुआ था उसके बाद उतना भी नहीं। हम इस तरफ रहते हैं, एक उम्र उस के तरफ। लिहाज से जो ग्रेस है उनका, जो चमक आप कह रही थी, ग्लो, वो है। और जिस तरीके से लंबा लंबा भाषण देते हैं वो 2-2 ढाई घंटे का, तो वो भी एक बड़ी चीज है ऐसी एज में जी। कटाक्ष के साथ, एजेंडे के साथ पूरे, एजेंडा प्रोपेगेंडा सब याद रखना इतने लंबे भाषण में बड़ी बात है। अमित शाह जी? अमित शाह जी से सीखने को तो अभी तक मैंने कुछ सीखा नहीं है। शायद पता नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, लेकिन जिस अंदाज से वो धमकाते हैं सदन में, मुझे बिल्कुल नापसंद है वो। सदन में जी। उनकी राजनीति को कैसे देखती? मैं बहुत मुतासिर नहीं हूँ उनकी राजनीति से। मुझे उनका अंदाज अच्छा नहीं लगता है। जैसे वो कटाक्ष करते हैं, धमकाते हैं खड़े होके सदन में, तो वो एक ठीक व्यवहार नहीं है। क्योंकि एक बहुत पुराना शेर है कि किसी के बाप का तो हिंदुस्तान नहीं है, तो राहत इंदौरी जी का। तो वही बात है कि देश सबका है, आप किसी को धमका नहीं सकते हैं। और आप सदन में ही जब धमका रहे हैं तो सदन के बाहर तो पता नहीं। योगी जी? योगी जी भी कुछ उनका भी ऐसा ही व्यवहार रहता है कि धमकाने का। उस सदन में मैं हूँ नहीं, तो जो भी न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा है, भेंट मेरी कभी उनसे हुई नहीं है। लेकिन रैली में जो जिस तरह का जहर एक निकालना एक समुदाय के प्रति, और जो बुलडोजर वाला राज है उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, सख्त विरोध में हूँ। अगर वही तरीका चलाना है तो अदालतों में ताले लगा देते हैं, फिर तो आप रोज चलवाओ किसी ना किसी पे बुलडोजर। तो उनकी तो मैं नीतिगत चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। आपने 56 इंच के सीने के बारे में बात की थी, ईरान, इजराइल, अमेरिका के वार के बारे में, वो क्या था? देखिए, हमारे मोदी जी बहुत 56 इंच के सीने की बात करते थे, और आज हालात ये हैं, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जिसमें हमें अमेरिका बता रहा है, हमारी नीतियां वहां तय हो रही है, उनके ट्वीट के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि डील हुई है, कितने पैसे की डील हुई है, क्या क्या मानक रखे गए हैं डील में, और कहाँ से हम तेल ले सकते हैं, कहाँ से नहीं ले सकते हैं। आज हम पे 25% टैरिफ है, अब 50 हो गया, चलो जी अब तुम बात मान गए, अब तुम्हारा कम कर दिया, लेकिन तुम्हें वहां से तेल नहीं लेना है। तो जब हमारी सारी नीतियां ही वहां तय हो रही हैं, तो कहाँ गई फिर 56 इंच? आज जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले ही इजराइल के दौरे में जाने की? तो ईरान हमारा एक पुराना साथी रहा है, दोस्त रहा है। जब कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में वोटिंग हो रही थी, तो जब बाकी कंट्रीज पाकिस्तान के हक में वोट कर रही थी, ईरान ने हमारा साथ दिया था। अगर आज उनके सुप्रीम लीडर, जो सिर्फ वहाँ के लीडर नहीं, वो बहुत बड़े रिलीजियस लीडर भी हैं दुनिया भर के लोगों के लिए, दुनिया भर के लोग उनमें अपनी आस्था रखते थे, आयतुल्लाह अली खमेनी साहब, तो उनके लिए हम 2 शब्द भी नहीं कह सकते प्रधानमंत्री जी। वो एक कंट्री के भी लीडर थे, वो एक रिलीजियस लीडर भी थे, आपके देश में इतने लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई थी, आप उनके लिए 2 शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि आप इजराइल से और अमेरिका से इतना डर गए हैं। तो और उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो रोक लगाई ईरान ने, और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। बाद में बातें हुई, लेकिन पहले तो यहाँ साउथ एशिया में सिर्फ हम ही लोग थे जो नुकसान झेल रहे थे। चाइना का भी तेल जा रहा था, रशिया का भी जा रहा था, लेकिन हमारा रुका, क्योंकि हमने अपने आप को अमेरिका पे इतना डिपेंडेंट कर दिया कि जो वो कहेंगे जी हम तो वही मानेंगे। तो फिर 56 इंच कहाँ हुए? आप उनसे सीखे, एक 86 साल के लीडर, वो नहीं डरे, उन्होंने शहादत को गले लगाना मंजूर किया, लेकिन घुटने नहीं टेके। और आज तक भी ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं, ना इजराइल के आगे ना अमेरिका के आगे। तो लेकिन हमने पता नहीं क्या मजबूरियां हैं, कौन से ऐसे रहस्य उनके पास हैं जिसके तहत
हम अपना नुकसान करने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। और खिलाफ जाने की बात ही नहीं है, इंडिया की पॉलिसी हमेशा इंडिया फर्स्ट की रही है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, हम नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा थे, हमने बनाया था नॉन अलाइन मूवमेंट, और सार्क का नेतृत्व हमने एक टाइम पे किया है। आज हमारी अपनी कोई सोच ही नहीं है, आज हम अमेरिका के इशारों पे चल रहे हैं, तो कौन सी 56 इंच की छाती। तो और ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति इन लोगों ने देश में बोई है, जिस तरीके से ध्रुवीकरण करा है, उसी का असर हमें इनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखने को मिलता है। क्योंकि ईरान एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक रेजिम है वहाँ पे, तो यहाँ जो ध्रुवीकरण करना है तो वहाँ भी उनके खिलाफ करना पड़ेगा, और फिर जो परिणाम है वो भुगतने को ये लोग तैयार हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। आपको दुनिया में अपनी इंटेग्रिटी बनानी चाहिए, अपने देश की इज्जत को कायम करना चाहिए। ये कहाँ की इज्जत की बात कर रहे हैं? किस तरीके से आज पाकिस्तान हमसे बेहतर रोल प्ले कर ले रहा है इंटरनेशनल उसमें। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल इतनी होती जा रही है, तो जिसका अब खामियाजा धरातल पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एलपीजी कितनी महंगी हो गई है, 22 दिन में भरती थी, अब 40 दिन तक पहुंच गई है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो नफरत की नीति है उसी से आप जीतते चले जाएंगे। ये खामियाजा आज आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, उसकी जेब पे डाका डल रहा है। तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं रोजाना। इन्होंने महंगाई को कहाँ अंकुश लगाया है? सिर्फ बात होती है तो कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत देने की होती है, और कुछ गरीब आदमी को कोई रियायत नहीं। आज चलिए मान लेते हैं परिस्थिति ऐसी है कि आज तेल महंगा हो गया, एलपीजी महंगा हो गया, ठीक है, तो आप बाकी जो घरेलू चीजें हैं उन्हें सस्ता कर दीजिए, वो तो आपके हाथ में ही है। आप जो आम आदमी की जो रसोई का खर्च है जो बढ़ा है उसको घटाने के लिए आप चीनी सस्ती कर दीजिए, आटा सस्ता कर दीजिए, दालें सस्ती कर दीजिए, वो तो आपके हाथ में है, वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी नीयत ही नहीं है। आपकी नीयत है सिर्फ आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्हें सब सौंपने की और फिर किसी ना किसी माध्यम से उनसे लेने की। तो देश को बेचा जा रहा है। अब इसमें इनकी नीति से कैसे कोई मुतासिर हो सकता है? अच्छा, आप यूपी से सांसद हैं, आपके भाई विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ एज ए सीएम, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, कानून व्यवस्था के जनक, कानून व्यवस्था के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने का दावा करने वाले, जो अब माफिया हैं वो आसमान में हैं, भूदान में हैं, भूतल में हैं, बाहर हैं, ये सब दावे, फिर कांवड़ यात्रा, उसमें आपका जाना, वो सारा विवाद। अगर यूपी की राजनीति को देखें इकरा हसन की नज़र से तो क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको सबके लिए काम करना है, आपको सबकी भावनाओं का सम्मान भी करना है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ मस्जिद या मदरसे में जाऊंगी, मैं उनसे ज़्यादा मंदिरों में जाती हूँ हमेशा। तो अच्छा जी, तो क्योंकि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है उनकी भावनाओं का सम्मान करना मेरा फर्ज है। तो लेकिन जिस तरीके से भाजपा की सरकार हो या मुख्यमंत्री हो, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं सिर्फ एक समाज को टारगेट करके, क्योंकि बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान है कि आप दुश्मनी पैदा कर दीजिए और लोगों को एक ऐसे मुद्दे पे लड़ा दीजिए जिसका कोई समाधान ही नहीं है, ठीक है। और फिर आप ना तो नीति की बात करिए, ना आप किसी सवाल का जवाब दीजिए, ना आपसे कोई सवाल करेगा, आप फिर वही हिंदू मुस्लिम कर दीजिए। ना कोई स्कूल का पूछेगा, ना कोई अस्पताल का पूछेगा, ना कोई डेवलपमेंट का पूछेगा। अभी इन्होंने एक MOU साइन किया, पता नहीं कितने 100 करोड़ का बता रहे थे, जो वो कंपनी की फिर आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली तो कंपनी का टर्नओवर भी उतना नहीं था जितने का इन्होंने MOU साइन कर लिया। तो सिर्फ झूठी बातें हैं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो इन्हें चलाना है। और इन लोगों के दिमाग में ये घमंड बैठ गया है कि आखिर में आके काम करो या ना करो, आखिर में आके हिंदू मुस्लिम कर लेंगे और सारा रास्ता निकल जाएगा। तो मेरा जो मानना है, मेरी जो राजनीति है, मैं भाईचारे की बात करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है। मेरा काम है उनके लिए कोई ऐसा काम करना जिससे सबकी प्रगति हो सके। अगर ये सोच किसी नेता की नहीं है तो वो देश हित में काम नहीं कर रहा है। तो वो देश को, क्योंकि जब तक अब असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि इनको 2 रुपए कम दो। जब
आप एक मुसलमान रिक्शे वाले को या किसी भी व्यक्ति को उसके हक के अनुसार पैसे नहीं देंगे तो वो इकोनॉमी पे क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? वो क्या उसका खर्च, मैं अगर 10 रुपए कमा रही हूँ, मैं खर्च तो देश के बाजार में ही करूंगी। अब मैं 8 कमाऊंगी तो मैं वो घटेगा मेरा जो योगदान है देश के बाजार में। तो ये बहुत सरल चीज है, ये समझनी पड़ेगी। आपने वहां पे एनआरसी भी कर लिया, आपने सब कर लिया, आप किसी को निकाल पाए देश से बाहर? ना आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये जो मंचों पे खड़े हो के बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ये कर देंगे, इनको वहां भेज देंगे, कोई किसी को कहीं नहीं भेज सकता है, क्योंकि देश कानून व्यवस्था और सबसे बड़ी बात संविधान से चलता है। तो जब आप किसी को कहीं भेज नहीं सकते, कोई वो नहीं कर सकते, तो आप सबके कल्याण की बात कीजिए ना। क्योंकि मैं अगर प्रगति करूंगी, मेरा कोई बिजनेस होगा, मैं कुछ स्कूल कॉलेज चलाऊंगी, तो मैं इसी देश में चलाऊंगी और इसी देश के लिए काम करूंगी। और ये बात समझनी पड़ेगी सभी लोगों को कि हाँ, कि कोई दूसरे देश का यहाँ पे नहीं रह रहा है, सब हम ही लोग रह रहे हैं। और सबको इकट्ठे होके हम जब अपने देश के लिए काम करेंगे तभी देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। आज चाइना से हमारा कंपैरिजन होता था, आज चाइना कहाँ निकल गया है? हम इन्हीं चीजों में उलझ गए हैं। हमने उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया जिस पे हमें देना चाहिए था। आज हम आम आदमी जब अपने पैसे से टैक्स भर रहा है तो कुछ अपेक्षा करता होगा। बाबा का बुलडोजर, बुलडोजर वाले बाबा चलता है ना? बहुत चलता है। देखिए, मैं लॉ की भी स्टूडेंट रही हूँ और हमने एक चीज सीखी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर कानून व्यवस्था से आपको चलना ही नहीं है तो ताले लगा दीजिए आप अदालत में, क्यों खोल रखी हैं? फिर तो बाबा के वहां पर ही क्या बोलते हैं, जो जन सुनवाई होती है, वहीं से सब लोग अपना वो ले लें, सर्टिफिकेट भी ले लें, अपना न्याय भी वहीं से ले लें। तो फिर अदालतों की तो जरूरत ही नहीं रही है। तो ये बिल्कुल गलत सोच है, ये बिल्कुल गलत विचार है। हर अपराध की सजा मौजूद है हमारे कानून में और हर इंसान को एक अधिकार भी है कि उसकी सुनवाई हो सके, चाहे वो अपराधी हो, उसे अपराध की सजा तो मिलनी है, लेकिन उसको सुनवाई का मौका भी देना, ये इंसानियत है। यहाँ कोई राजा का शासन नहीं चल रहा है कि राजा ने जो कह दिया वो होगा। किताब है, संविधान है, एक व्यवस्था से हमारा देश चल रहा है। उसके विपरीत अगर आप अपना तानाशाही दिखाएंगे तो देखिए हम उसके सख्त खिलाफ हैं। बाबा का बुलडोजर, जगह जगह बुलडोजर से स्वागत होता है, बुलडोजर लगाए जाते हैं। तो ये एक पहचान बन गई है यूपी की कि बुलडोजर वाले बाबा। उसकी डिमांड अन्य प्रदेशों में होती है कि ऐसा मुख्यमंत्री हो जहां बुलडोजर लेके आए। देखिए, बहुत ही गलत मुझे लगता है ये सोच पैदा की जा रही है लोगों में। इमीडिएट, सब कुछ इमीडिएट हो जाए। हमारे ही देश में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारा कानून ये मानता है कि इनोसेंट को सजा ना हो। चाहे मतलब जो गुनहगार हैं उनको सजा हो, लेकिन एक भी इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। तो जब तक आपने बात को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, अब आप एक अपराधी है, अगर आप अपराध कर रहे हैं तो आपकी बीवी का तो कोई कसूर नहीं है, आपके बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, आपकी माता, आपके बुजुर्ग पिता, आपके भाई, आपकी बहन, सब एक घर में रह रहे हैं और आपकी करतूत की वजह से वो घर तोड़ दिया जाए तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सोच समझनी पड़ेगी सबको। जब किसी इंसान का घर टूटता है तो बहुत उसके लिए बहुत कितनी बड़ी कठिनाई का काम है। जिस देश में हम रह रहे हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों की? सिर्फ 1% के पास लगभग 40% संपत्ति है, जो टॉप के 1% लोग हैं। बाकी आप और हम गुजारा ही कर रहे हैं। उस गुजारे में आदमी पूरी जिंदगी की कमाई लगा के अपना एक मकान बनाता है और उसमें सब लोग रह रहे हैं। बच्चे, मासूम बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, बीवी रहती हैं, बहन रहती हैं। एक आदमी के अपराध की सजा आप सबको दे देंगे, सबको सड़क पे ला देंगे। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता है और ये बात सबको सोचनी चाहिए। एक सोशल मीडिया पे एक एजेंडा चला के, एक तरीके से आईटी सेल जैसा इनका काम करता है, उससे प्रमोशन करके, ये ठीक तरीका तो नहीं है। आपके अपराध की सजा आपको मिलनी चाहिए। वो अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी का नेता,
बिल्कुल बरी हो गया। जी। उनका तभी उनके रोजगार पे भी बुलडोजर, उनके घर पे बुलडोजर, उनको जेल में डाला गया। 9-11 महीने के बाद वो जेल से बाहर आए, बरी होकर आए। अब सरकार बना के देगी उनका मकान। तो ये जो इमीडिएट जस्टिस की बात होती है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। पिक्चरों में भी इसका प्रदर्शन किया जाता है कि एकदम से भाई इंस्टेंट जस्टिस, कोई चीज़ नहीं होती है इंस्टेंट जस्टिस। हमें अगर हम न्यायालय में हैं या हम नेता हैं या हम कोई अधिकारी हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको सज़ा सुनाऊं। हम एक कानून से चलेंगे ना। मेरे पास कोई डिवाइन अथॉरिटी तो नहीं है कि मैं आपको, मेरी ही हुकूमत चलेगी, मैं आपको कुछ भी कह दूंगी। तो वो कानून व्यवस्था का सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। आज उनके यहाँ चला है, कल को आपके यहाँ चल जाएगा। इसी तरीके से किसी ने कोई झूठी बात कह दी, बाबा का मूड आया, बुलडोज़र चला दो, तो ये क्या ठीक बात है? तो ये मूड आया तो चल गया, और क्या सब पे चलता है क्या? क्या हर अपराध के विरोध में चल रहा है बुलडोजर? हमने तो नहीं देखा। तो माफिया तो भाग गए ना यूपी छोड़ के। माफिया तो अब भी है वहाँ, नाम नहीं लूंगी मैं, इन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तो वहीं के वहीं हैं, पनप ही रहे होंगे। तो प्रदेश छोड़ दिए ना सब? नहीं, कोई नहीं छोड़े। या तो ऊपर हैं या तो जेल में हैं। देखिए ऊपर तो सभी को जाना है, उसमें तो ऊपर जाने से तो कोई नहीं डरता है, क्योंकि वहां तो जाना ही है, अंतिम घर वही है। लेकिन जो हालात अभी प्रदेश में हैं, क्या अपराध नहीं हो रहे हैं? क्या अभी जो माफिया कहे जाते हैं, भले से एक कम्युनिटी के लोग चाहे पहुंचा दिए हों जहाँ भी, लेकिन दूसरे लोग तो हैं अभी भी मौजूद, पनप ही रहे हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं हिम्मत होती है बुलडोजर चलाने की? क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ेगा ना फिर। तो अगर बुलडोजर चल रहा है तो आप ऐसा कीजिए, रोजाना मुख्यमंत्री का यही काम रह जाएगा कि आज इस जिले में 10 बुलडोजर चला दो, उस जिले में 10 बुलडोजर चला दो, और न्यायालय में ताला लगा देते हैं। वही तरीका है फिर तो मूड से ही चल रहा है बुलडोजर जहाँ भी चल रहा है। आपकी बात का जवाब दूं, मूड से ही चल रहा है। तो कल को आपसे नाराज हो गए, आपके खिलाफ मूड बना, तो आपका भी चल जाएगा। तो ऐसी चीज का समर्थन नहीं करना चाहिए जो हम अपने से बर्दाश्त ना कर सके। एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, वो भी देखिए, अपराधी हैं, जेल में हैं, और उसके बाद उन्हें वहां से कानून से जो सजा होगी वो मिल ही जानी है, बाहर तो नहीं है। अब उसमें आप एनकाउंटर करें, फेक एनकाउंटर करते हैं लोग, तो ये सब चीजें इंस्टेंट जस्टिस के जो फॉर्मूले हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। अतीक अहमद देखिए, मुख्तार अंसारी को देखिए, क्या हश्र हुआ। ये तो दिखाती है ना सरकार कि हमने सबको ठंडा कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। अब तो फिल्म भी बन गई धुरंधर, उसमें भी अतीक भाई आ गए। देखिए, सब कुछ एक प्रोपेगेंडे से हो रहा है, एक सोच के तहत हो रहा है कि ये सब दिखाएंगे, लोग इससे प्रभावित होंगे, अच्छा अच्छा कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पावर को कभी भी हमेशा एब्सोल्यूट नहीं समझना चाहिए या फॉरएवर नहीं समझना चाहिए। आज वहां पे है, कल को कहीं और होगी, फिर कहीं और बुलडोजर भी चल सकते हैं। तो इन चीज़ों को, मतलब हम लोग, किसी की आपसी दुश्मनी नहीं है किसी से भी। राजनीति में आपकी व्यक्तित्व किसी से दुश्मनी नहीं होती है, व्यक्तिगत, लेकिन सोच की राजनीति होती है। उस सोच के तहत चलना चाहिए, मेरा मानना है। ना कि ये कि इसे मैं खत्म कर दूंगा, इसको बिल्कुल उजाड़ दूंगा, फिर कल को आपके साथ वही होगा। तो ये कब तक ये दौर चलेगा? कभी तो हमें देश के लिए भी सोचना चाहिए, कभी तो हमें देश की तरक्की। ये जो फिल्में बनी अतीक अहमद जिसको किरदार उसमें दिया गया, आपको लगता है ये प्रोपेगेंडा है? मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। जब आप देखिए, हिटलर के टाइम पे भी प्रोपेगेंडा की फिल्में चलती थी। तो हमने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री से हमेशा सीख मिलती है। तो उनके एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, तो नाम ही था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। हाँ, उनका औहदा था। और तब भी इस तरह की पिक्चरें बनती थी। हिटलर को एक उसमें दिखाया जाता था, वो भी इसी तरीके से इंसाफ करते थे। फिर उनका भी इंसाफ हुआ था, इसी दुनिया में हुआ था इंसाफ। तो इंसाफ तो फिर सबका होता है। तो टाइम सबका आता है, अपने टाइम को एक अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। जब कई लोग पावर को नहीं संभाल पाते हैं,
तो मुझे लगता है वो संभालना आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी धरोहर नहीं है। ये आज आपके पास है, कल को कहीं और चली जाएगी। तो जाते जाते आपका सम्मान रहना चाहिए लोगों के जहन में, लोगों के दिल में। वही असली कमाई है। नहीं तो आज आप हैं, कल को कोई और होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हम किन लोगों को याद करते हैं जो समाज के हित में कुछ कर गए हों? कौन हमारे महापुरुष हैं? क्या इस तरह के नेता कभी हमारे महापुरुष हो सकते हैं? नहीं होंगे। हिस्ट्री इनके साथ इंसाफ करेगी, इन्हें कभी वहां नहीं बैठाएगी जहां आज ये जिस नशे में बैठे हुए हैं सत्ता के। तो इतिहास इंसाफ करेगा। और जिस तरीके से हिटलर को लोग धुतकारते हैं, वही हश्र होना है ना। मुख्तार अंसारी वाले मामले पे क्या कहना है? देखिए, वही जवाब है कि कानून के प्रति उन्होंने जो भी उनके काम किए थे, तो कानून के प्रति उन्हें सजा भी मिल रही थी लगातार। हमने तो जब से होश संभाला है उन्हें जेल में ही देखा था। मैंने तो जेल में ही थे वो, अपने जो भी उनकी चीज़ें थी उसकी सज़ा काट रहे थे। और उसके बाद अभी तक उनके कुछ केसेस तो जिनमें सज़ा भी नहीं हुई थी। तो ऐसा तो नहीं था कि आपके हमारे बीच में बैठ के मज़े ले रहे थे। तो जेल में अपने कर्मों की सज़ा ले रहे थे। उस बीच में इस तरीके से आपको, क्योंकि अपने आप को उभारना है कि हमने ये कर दिया, क्रेडिट लेना है, तो आपने वो कर दिया। लेकिन इससे कुछ सुधार, कुछ बदलाव, और किसी को देखिए, मरना सभी को है, हमें भी मरना है। वो चले गए, हमें जाना है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होना, एक एजेंडा दिखाना लोगों को, ठीक नहीं है। कि कोई भी व्यक्ति हो, कल को बहुत से हमारे सदन में रोज़ाना हम खड़े होकर श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे पूर्व सदस्य रहे हैं उनके लिए। तो किसी की मौत पे खुश होना इस तरीके से मुझे उचित नहीं लगता। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह ने अभी एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान और सवर्ण इस देश के दो खलनायक हैं। क्या विमर्श है ये? देखिए, उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन अक्सर कर वो हमेशा सरकार के विपरीत बात कहते हैं। और हिम्मत भी होनी चाहिए, कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए, जो उनमें है मुझे लगता है। तो अच्छी बात है और सही बात कह रहे हैं। देखिए, मुसलमान को तो बिल्कुल ही नकार के एक ऐसे उस पे लाके खड़ा कर दिया है कि ना तो आपको कोई पूछे, ना आपको कोई कुछ दे, ना आप कुछ करें, ना आपकी ज़रूरत किसी को है। तो वो तो है। और अब जो हाल फिलहाल जो जिस तरीके से कानून लाए जा रहे हैं, और उनसे यही देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारे शंकराचार्य का अपमान हुआ, जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान हो रहा है, तो सिर्फ क्या आप ही हैं जो सनातनी हैं? बाकी लोग सनातनी नहीं हैं? बाकी लोग क्या हिंदुत्व का हिस्सा नहीं है? जो आप चलाएंगे वही मजहब है, जो दूसरे फॉलो कर रहे हैं वो मजहब नहीं है। तो ये सोच जो इनकी है, उससे बिल्कुल बृजभूषण जी की बात सत्य साबित होती है। और क्योंकि आपको लगता है कि ये कहाँ जाएंगे, ये तो हमें ही वोट देंगे, तो इसलिए उनका अपमान कर दो, उनको सम्मान ना दो। तो मेरा मानना है सम्मान सबका होना चाहिए। जो भी है हमारे देश की संपत्ति है या रिसोर्सेज कह लीजिए, उस पर सबका अधिकार है। सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए तो उसी से बात बनेगी। बड़ा जोर देकर उन्होंने कहा कि इस देश में दो ही खलनायक हैं, एक मुसलमान और एक सवर्ण। सवर्ण सवर्ण सवर्ण, इन पर ही हमला हो रहा है, और हैं भाजपा के नेता। तो भाजपा नहीं सम्मान दे पा रही है ना, क्योंकि देखिए वही बात है, जब आप इतने घमंड में चूर हो जाते हैं अपनी सत्ता के, तो आप आसपास के अपने कौन आपके हैं कौन नहीं है, आपका ध्यान ही हट जाता है। क्योंकि आपके मन में वो घमंड आ गया है कि हम तो जो भी कुछ कर लें, किसी को भी धुतकार दें, हमारा कुछ बिगड़ना है ही नहीं। तो अब ये जनता को तय करना है कि इनका घमंड तोड़ेंगे या नहीं, या इन्हें इतना इससे भी बदतर घमंडी इनका रूप देखना है अभी। तो ये सब जनता के हाथ में है, हमें तो उचित नहीं लगता है। तो अब जनता जो भी फैसला करेगी। मुसलमानों का देखने वाला तो कोई पार्टी हो भी सकती है, सवर्णों का कोई नहीं। ये बड़ा विमर्श एक खड़ा हो गया है इस देश में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ पे जिस पार्टी से उन्होंने उम्मीद लगाई थी, अगर वो पार्टी उनके साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है, तो उनका स्वागत है। हम स्वागत करते हैं और हम सबकी बात करते हैं, हम सबकी लड़ाई भी लड़ेंगे।
और एक जो देखिए अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन आपसे छीन के किसी को दे दूँ वो तो ठीक नहीं है। अधिकारों की जहाँ बात आती है, अधिकारों की लड़ाई होती है, राजनीति में होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन अपमान करके किसी का, अगर मुझे मेरा अधिकार आपके अपमान के बिना भी मिल रहा है, तो क्या वो तरीका अपनाना बेहतर नहीं है, उचित नहीं है? या ज़रूरी है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं और तब मैं अधिकार पाऊं? वो तो गलत है। तो जो स्वर्णों की लड़ाई है वो सिर्फ अपमान की है, वो कोई चीज़ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम अपमानित तो न किया जाए उन्हें। गुर्जर समाज की रैली में आप गईं और 2027 के चुनाव का शंखनाद हो गया दादरी से। उस रैली को आपने देखा। आप गुर्जर समाज से खुद ताल्लुक़ रखती हैं और कैराना की हैं और पूरी परंपरा आप गुर्जर समाज का फॉलो करती हैं। गुर्जरों का रुख समाजवादी पार्टी को लेकर क्या रहेगा, क्योंकि वो 2 चुनावों में भाजपा के साथ हैं? देखिए, जिस तरीके से हमें दादरी की रैली में, और ये रैली एक दिन की नहीं है, इसमें काफ़ी वक्त लगा, जगह जगह पहुंचकर, भीड़ लाई हुई भीड़ नहीं थी, जैसा अध्यक्ष जी ने भी कहा। ये खुद से आए हुए लोग थे जो जागरूक हुए, जिनका मन बना कि समाजवादी के साथ जुड़े। तो जगह जगह पर हमारे पार्टी के लोग पहुंचे, उन्होंने जाकर बात करी। राजकुमार भाटी जी गए, उन्होंने सबको समझाया, उनको जागरूक किया और पार्टी की नीतियों के तहत उनके सम्मान के लिए। तो तब जाकर वो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। और जिस तरीके से पूरे पश्चिम से लोग पहुँचे थे, मेरे अपनी लोकसभा से, हमारे पड़ोस से, जिस तरीके से लोग वहाँ पर एक उत्साह के साथ पहुँचे थे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव एक शुरुआत है, क्योंकि गुर्जर समाज साथ जुड़ रहा है, जिन्होंने अब तक ज़्यादा भाजपा के पक्ष में वोटिंग करी है। तो वो अपने आप में ही एक बदलाव की लहर वहीं से शुरू हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लहर ऐसे ही बढ़ती जाएगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलेगा और हम सभी के माध्यम से इस चुनाव को जीत में तब्दील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।